नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रोग। आज हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी पत्रकार हैं और पत्रकारिता की दुनिया में अपनी एक मुखर आवाज़ रखते हैं। और आज जितेंद्र जी ने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए इस समय निकाला। इसके लिए जितेंद्र जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सो जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी से जो उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, और जो एक और उनके सांसद और उनके नेता थे, वो दोनों अभी फिलहाल पिछले कुछ समय से जेल में हैं, दिल्ली में शराब घोटाले के वजह से। इसी सिलसिले में ईडी पिछले कुछ दिनों में 8 बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर चुकी है कि वो उनके सामने पेश हो और उनके सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल ईडी को दे। पर अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 समन में ये कह के ईडी के समन को ठुकरा दिया कि वो समन ही गैर कानूनी है या गैर संवैधानिक है, वो पेश नहीं होंगे। अभी जो रिसेंटली 8वां समन ईडी ने दिया है अरविंद केजरीवाल को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो ठीक है, वो सवालों के जवाब तो देने को तैयार हैं, पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे, वो पर्सनली 1 to 1 आके नहीं मिलेंगे। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? क्या ये उनका कोई राजनीतिक खेल है जिसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि ईडी एक मजबूर हो जाए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और उनको फिर एक राजनीतिक फायदा मिले, या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? देखिए राहुल जी, पहली चीज तो ये कि अरविंद केजरीवाल जो सोच रहे हैं, जो भी उनकी अपनी राजनीतिक सूझबूझ है, उस लिहाज से अगर वो इस मुगालते में हो कि ईडी उनको गिरफ्तार करेगी, उसका उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो जी। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज तो ये होने वाली नहीं है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता जो 2013 में हुआ करती थी, यानी जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वो उपज है, उस जी। उपज से आप ये कहें कि वो नायक रहे। और हाँ। अब वो जो नायकत्व था वो खत्म हो चुका है। ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया है। अब वो कितना सही है गलत है, जांच पड़ताल चल रही है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है और उस परसेप्शन की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल पिछड़ गए। अब ये क्यों जी। कह रहा हूं? 2022 का जो साल है, उस साल में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बड़ी सफलता मिली। वो पंजाब का चुनाव जीतते हैं और फिर 22 के अंतिम में गुजरात में वो कांग्रेस की जमीन खींच लेते हैं, जी, बराबर। गुजरात चुनाव में। और 2022 में वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप 22 से 23 में आते हैं, तो जो लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की 22 में रही, वो 23 में आकर लुढ़क जाती है। जी। वो कैसे? वो मैं आपको चुनाव का भी उदाहरण देता हूं। और मूड ऑफ द नेशन, ये सर्वे आता है इंडिया टुडे का। एक हाँ सर्वे जी। आता है जनवरी में और एक सर्वे आता है अगस्त में। वो दोनों सर्वे जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि अगस्त में जनवरी में जब सर्वे आता है 2023 में, उस सर्वे में अरविंद केजरीवाल बहुत आगे होते हैं नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में राहुल गांधी से। जी। और कांग्रेस के माथे पर चिंता का, आप एक तरह कहें कि रेखाएं आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि साहब राहुल गांधी तो चला है, वो कन्याकुमारी से चले थे, दिल्ली तक पहुंच गए थे जनवरी में। जी। और जनवरी में सर्वे आता है, सर्वे से पता चलता है कि इतना दूर राहुल गांधी चलकर आए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यहां तो अभी भी लोकप्रियता में जो है अरविंद केजरीवाल इनसे आगे है। लेकिन अगस्त का जब महीना आता है और अगस्त में मूड ऑफ द नेशन आता है, तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता रसातल में चली जाती है, राहुल गांधी उनसे आगे निकल जाते हैं। और फिर जब 5 राज्यों का ये जो चुनाव हुआ है, उन 5 राज्यों में तेलंगाना के अलावा 4 जगह आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और संभवतः मिजोरम में मिजोरम। चुनाव था।
तो इन 4 राज्यों में वो नोटा से भी कम वोट पाते हैं। हाँ, अब आप बराबर। देखिए कि क्या हो रहा है कि 1 साल पहले वो पंजाब में सरकार बनाते हैं, गुजरात में कांग्रेस को नाको चने चबा देते हैं, और 1 साल बाद जब चुनाव होता है इसी आप ये कहें कि नवंबर दिसंबर के महीने में, तो वो 4 राज्यों में उनको नोटा से भी कम वोट मिलता है। इधर मूड ऑफ द नेशन में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता लुढ़क जाती है। यानी जो अरविंद केजरीवाल एक नरेशन के साथ आए थे, उस नरेशन पर दिल्ली के शराब घोटाले ने बट्टा लगा दिया। जी, तो बराबर। अब अगर अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हो कि उनको तिहाड़ जब लेकर जाएगी ईडी खींचकर, तो इससे उनको सहानुभूति का वोट मिलेगा, ये दरअसल एक तरह से आप कहें कि ये कथनाक गढ़ा गया है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय सबसे ज्यादा डरे हुए। ये बात जो है, आप ये कहें कि आपके भी दर्शक नहीं मानेंगे, और या मैं कहूं कि जो एक तमाम दर्शक वर्ग है वो इस बात से सहमत नहीं रहता है कि नहीं अरविंद केजरीवाल डरे नहीं है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अगर डरे नहीं होते तो वो ईडी के सामने पेश होते। जी, वो ईडी बराबर। के सामने पेश हो इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर वो गिरफ्तार नहीं कर लिए जाएंगे तो ईडी के सामने लिखित बयान होता है, वहां आपको लिखकर बताना होगा। इसीलिए आप देखिए कि जब 8वां सम्मन आता है तो हेमंत सोरेन की क्या स्थिति हुई है, अरविंद केजरीवाल ये देख चुके हैं। जी, अब बराबर। अरविंद केजरीवाल को लगा कि अब बचना बड़ा मुश्किल है, एक चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है तमिलनाडु वाले मसले में, हाँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के सम्मन का आपको सम्मान करना होगा, और उसका कारण बताया कि केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो राज्य सरकार बाध्य है उसको लागू करने के लिए। जी। और आप ठीक है, चलिए आपका अपना एक अलग उसमें मशवरा हो सकता है, लेकिन आपके मशवरे जरूर अलग, पर आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। सही बात तमिलनाडु है। सरकार ने यही किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, आप जो कुछ हो, लेकिन जांच पड़ताल हो रही है, ईडी बुला रही है, आपको आना पड़ेगा। ये जो फैसला आया, इस फैसले ने भी अरविंद केजरीवाल को डरा दिया। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प नहीं था। और देखिए, अरविंद केजरीवाल सेखी में नहीं भाग रहे थे ईडी से, वो डर से भाग रहे थे कि ईडी जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे, जो मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जी। बजट सेशन इनका 15 से 21 फरवरी के बीच खत्म हो जाता है, वही इनका हाँ, बजट सेशन का ड्यूरेशन है। वो बराबर। बजट सेशन ले जाते हैं 4 मार्च तक। 4 मार्च तक, 4 मार्च को उनका बजट आता है। ये बजट सेशन आप एक तरह से कहें इसलिए इतना लंबा किया गया क्योंकि 3 तारीखें थी इसमें। एक तारीख सही बात है। 15 फरवरी को, जिसमें इनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना था, और हाँ, सशरीर पेश होना था, इनकी भौतिक उपस्थिति थी वहां पे। जी, कोर्ट ने कहा था जी, हाजिर हो। जी। अब ये बचे कैसे? तो इन्होंने 17 फरवरी से एक रोज पहले ये ले आते हैं अविश्वास प्रस्ताव, हाँ, और ट्वीट कर देते हैं विश्वास प्रस्ताव, माफ करिएगा, विश्वास विश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव लेके लेकर आते आते हैं। हैं। हाँ जी। अबे विश्वास प्रस्ताव की क्या जरूरत है भैया? 62 विधायक है आपके, भाजपा की तो हैसियत भी नहीं है कि सही वहां है। कुछ कर पाए, और आप विश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। वो सब समझ रहे थे कि विश्वास प्रस्ताव क्यों आया है। 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं और कोर्ट से कहते हैं मैं आना तो चाहता था, लेकिन हमारे यहाँ 11 बजे से विश्वास मत पर चर्चा है। ये दरअसल ये पूरी दिल्ली देख रही थी, पूरा देश देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से ठेंगे पर रख रहे हैं। ये ये जो नियम कानून है, उस नियम कानून का दुरुपयोग है कि अब आप विश्वास मत लेकर आए तो जाहिर सी बात है नहीं जाएंगे, उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी सरकार का अधिकार है जी, कि अगर विश्वास मत आया हुआ है तो सरकार का जो मुखिया है वो वहां रहेगा। भाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे जा सकते हैं? बराबर, सो बच सही बात गया। है। अब उसके बाद 19 फरवरी को इनकी पेशी थी,
इन्होंने कहा मैं तो नहीं आने वाला साहब। क्यों नहीं आने वाले? आपका सम्मन गैर कानूनी है। चलिए ठीक, सम्मन गैर कानूनी है, कोर्ट में मामला लंबित है, आप नहीं आएंगे। लेकिन यहां भी एक दिक्कत है। देखिए, सम्मन गैर कानूनी है ये कोर्ट ने नहीं कहा है। हाँ, राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आप लीगली बाउंड है आने के लिए, सम्मन अगर जाता है तो। लेकिन ये अपने मन से उसे इनलीगल बनाए हुए हैं। चलिए ठीक है, मत आइए। लेकिन ये जो 19 फरवरी को इन्होंने कहा और जो 8वां सम्मन आया उसके बीच घटना तमिलनाडु वाली हो जाती है। जी, मुझे लगता बराबर। है 27 या 28 फरवरी की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि ईडी के सम्मन का आपको सम्मान करना होगा। बिल्कुल। अब अरविंद केजरीवाल फंस गए। वो इस वजह से भी फंस गए, एक तो दिल्ली के शराब घोटाले में इनकी भूमिका है या नहीं है वो अरविंद केजरीवाल और हम तो तय नहीं करेंगे। बराबर। ईडी के पास दस्तावेज है, ईडी को लगता है कि इनके पास जानकारी है तो ईडी इनको बुला रही। तो ईडी बुला रही है तो आपको जाना पड़ेगा। इनको लगा था कि हम नहीं जाएंगे, हमारे पास तो बड़े बड़े वकील हैं और उनके सहारे हमारी बैतरणी पार हो जाएगी। जी। लेकिन जब ईडी सख्त हो, सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया, तब इनके लिए समस्या बढ़ गई। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को ये लगता है और एक बड़ा दर्शक वर्ग है जो ये मानता है कि नहीं ईडी कुछ कर नहीं रही, देखिए ईडी ग्राउंड बना रही। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करेगी, अभी आप देखिए 8 सम्मन हो चुका है जी, बराबर। और ये जा नहीं रहे। अब 9वें सम्मन पर गिरफ्तार करेगी, 10वें सम्मन पर गिरफ्तार करेगी या 20वें सम्मन पर गिरफ्तार करेगी, लेकिन जब भी ईडी गिरफ्तार करेगी उसके पास ग्राउंड रहेगा इनकी बेल को अपोज करने का। और सुप्रीम कोर्ट तक इस बात से सहमत हो जाएंगे कि नहीं, ये बात ईडी ठीक कह रही है कि ये बुलाने पर तो आते नहीं है और बेल मिल गई तो भाग जाएंगे। तो ये दरअसल अभी जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये भविष्य के लिहाज से भी आप देखें तो ईडी को बहुत ग्राउंड मिल रहा है। तो ये एक बात बतानी थी। दूसरी चीज, ये जो 8वां सम्मन आया, अभी तक तो ये इधर उधर करके नहीं गए। 8वां सम्मन आते आते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अब इनको लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं हो पाएगा, सम्मन का सम्मान करना है। जी। तो अब इन्होंने शर्त लगा दी कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद होंगे। लेकिन जो हमने आपको पहले बात बताई कि वहां आपको लिखना होता है। जी, बराबर। लिखित बयान आपका दर्ज होगा और जो आप लिखेंगे वो एविडेंस होगा। अरविंद केजरीवाल के सामने समस्या क्या है कि सीबीआई के सामने गए थे 16 अप्रैल 2023 को। जी। उन्होंने वहां कहा कि देखिए ये तो हम इसको जानते नहीं कुछ, ये तो सब मनीष सिसोदिया जाने। अच्छा, बराबर। लिखित कुछ है नहीं, आप बयान देकर चले आए, चलिए ठीक है। लेकिन ईडी के सामने आप लिख कर दीजिएगा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, मनीष सिसोदिया जाने, तब मनीष सिसोदिया भी बता देंगे कि हमारा भी कोई लेना देना नहीं, सही बात। सारा लेना देना अरविंद केजरीवाल का है। तो देखिए, इसलिए वो ईडी के सामने जाने से भाग रहे हैं। जो हमने बात की उसमें 3 प्रमुख बातें रहे, चूंकि काफी डिटेलिंग में हम लोग गए। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल खुद घबराए हुए, वो ईडी के सामने इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर गिरफ्तार वो नहीं भी होते हैं तो भी लिखित बयान देना होगा और लिखित बयान में उनको ये बताना होगा कि विजय नायर से उनका क्या संबंध है। क्या विजय नायर ने जब फेस टाइम कॉल हुई तो समीर महेंद्रू से बात हुई? इनको ये बताना पड़ेगा कि 5% से 12% जो कमीशन हुआ वो कैसे हुआ। चूंकि ईडी के पास जो जानकारी है उसमें यह बताया जाता है कि जो 5 से 12% कमीशन किया गया उस बाबत जो मीटिंग हुई थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इन लोगों की जो मीटिंग हुई और मीटिंग में जो फाइनल हुआ 5 से 12, ये अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ। ठीक, तो ये सब लिखकर देना पड़ेगा। नहीं हुआ तो किसके घर हुआ बताओ? यानी यहां इनके सामने संकट यह है कि अगर ईडी के सामने जाते हैं और गिरफ्तार, मान लीजिए गिरफ्तार नहीं भी होते, तो भी ये जो लिखकर देना पड़ेगा ना, ये लिखकर देने में फंस जाएंगे। जी। तीसरी चीज जो इसमें बड़ी है वो ये कि
पहले सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी थी, मैं उसको ऑर्डर नहीं कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी कि अगर कोई सम्मन पे नहीं आता है तो इसका मतलब आप उसे ये नहीं कि गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये दरअसल एक इम्यूनिटी मिल गई थी अरविंद केजरीवाल हो या ऐसे जो भी तमाम नेता हैं उनको, वो इम्यूनिटी खत्म हो गई तब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सम्मन का आपको सम्मान करना हो। तो अब आपको सम्मान करना मतलब 10 सम्मन हो गया, आप तो आके बता दो भैया क्या चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। और देखिए ये जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां मसला इसका नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा तो सहानुभूति की लहर दौड़ेगी, ये होने वाला नहीं है। और उसका कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति और उनकी पार्टी का जो कामकाज है वो दरअसल एक्सपोज हो गया है। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ूं, देखिए हर पार्टी का एक समर्थक वर्ग होता है, वो समर्थक वर्ग आज भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है क्योंकि वो मानता है कि उनके जो नेता हैं वो पाक साफ है। लेकिन कोई भी पार्टी सरकार बनाती है, ये जो समर्थक वर्ग के अलावा जो वोटर होता है, ठीक है, जिसे फ्लोटिंग वोट कहते हैं, उसकी बड़ी भूमिका होती है। जी बराबर। उसका मन जो है वो टूटता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के उभार का सबसे बड़ा कारण वो मध्यम वर्ग था और रहा है, वो मध्यम वर्ग रहा है जो भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर से दुखी था। जी बराबर। अरविंद केजरीवाल पर इन दोनों का आरोप, वीआईपी कल्चर में घुस गए वो शीश महल बनवा के, तो ये दोनों आरोप है उनको पर। और भ्रष्टाचार का देखिए आरोप बहुत गंभीर है। तो इस वजह से अब ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इसमें है कि उनको ले जाया जाएगा तो उसका कोई राजनीतिक फायदा मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो समर्थक है वो भाई आंदोलित होता है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ है। ईडी से आप एक तरह से कहें ना कि अरविंद केजरीवाल भी ये सोच रहे हैं किसी तरह से मामला जो है वो चुनाव तक टल जाए, यानी चुनाव की घोषणा हो जाए, वो इसी टाल मटोल में है। बाकी देखिए केजरीवाल डरे हैं, उनके पास ये दरअसल क्या है ना कि कानूनी विकल्प है उनके पास, जब सम्मन पे हो जाएगा, अच्छा 10वें सम्मन पे चले जाएंगे। और ये उनको मालूम है कि तब तक जो है चुनाव, अब देखिए उन्होंने कहा 12 मार्च के बाद। और 12 मार्च के बाद तो कभी भी घोषणा हो सकती है, 10 मार्च के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। हाँ, हो सकता है 10 ही को हो जाए जी। मतलब अब तो ये स्थिति है कि वो जान रहे हैं कि चीजें कुछ उनके अनुकूल हो जाएंगी, चूंकि चुनाव घोषणा हो जाएगी तो बात खत्म हो गई। इसलिए वो जो है आप कहें कि टाल मटोल कर रहे हैं। बराबर, सही बात है। और कहीं ना कहीं जैसा अभी आपने इतना पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताया, उन्हें भी ये अंदाजा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तभी तो मनीष सिसोदिया साल भर से ऊपर हो गया, इतनी बेल एप्लीकेशन उन्होंने कोर्ट में लगाई पर कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी। संजय सिंह जो कि अभी कुछ दिनों पहले वो भी जेल गए थे, उनकी भी बेल एप्लीकेशंस कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करी। तो उन्हें ये पक्का यकीन है कि मैं वहां जाऊंगा, मुझसे जो पूछा जाएगा उसका मैं जब आंसर करूंगा या नहीं करूंगा तो उसके अगेंस्ट में मेरे लिए ईडी के पास एक एक्शन बचेगा जो मुझे अरेस्ट करने का। तो इसी वजह से वो नहीं जाना चाहते। ये बात बिल्कुल आपने बहुत विस्तार से बताई। अच्छा, मैं अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक दूसरा सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस की भी ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जमीन दिल्ली में खसकाई, पंजाब में खसकाई, गुजरात में खसकाई और दूसरे राज्यों में भी खसका रही है, वो उसी से गठबंधन करने के लिए मजबूर हो गई। और प्लस इसी सवाल का एक दूसरा खंड ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल जो चिल्ला चिल्ला कर माइक पर कहते थे कि शरद पवार को गिरफ्तार करो, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार करो, इनके खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, ये फाइलें रखी हुई हैं, और आज वो उन्हीं के साथ में हाथ डाल के फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पहली चीज तो ये कि इस एक चीज अरविंद केजरीवाल
ने साबित कर दी कि वो जिस राजनीति को बदलने के लिए आए थे, दरअसल उन्होंने खुद को उस राजनीति के अप्रोप्रिएट अपने आप को बना लिया। पहली जी, चीज तो ये। बराबर। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, अगर आपको ख्याल हो तो 2022 तक वो कह रहे थे कि हम अकेला चलेंगे, बराबर। लेकिन 23 में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरा है, अरविंद केजरीवाल का ग्राफ गिरा है, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा है कि भाई साथ नहीं चलेंगे तो बचेंगे नहीं। बचेगा मतलब दोनों तरीके से, ना राजनीतिक जमीन बचेगी और ना ये ईडी सीबीआई जब हमको पकड़ेगी तो हमारे लिए कोई शोर मचाएगा। तो हमारे लिए कोई खड़ा हो, हमारे लिए संसद में हंगामा हो, हमारे लिए विपक्ष सड़क पर आ जाए, उसके लिए जरूरी है कि हम इनके साथ मिलकर एक सुर में हो जाएं कि नहीं साहब, ईडी सीबीआई सब गलत कर रही है। जी। तो एक तो बड़ा कारण यह है कि इन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और ईडी सीबीआई को लेकर जो एक ये लोग नरेशन गढ़ना चाहते हैं, उस नरेशन को और बड़ा करने, और साथ ही कि अब मनीष सिसोदिया चले गए तो आपको ध्यान होगा कि जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तब कांग्रेस ने स्वागत किया था। जी, बराबर। और अभी हाल हाल तक अजय माकन जो है और संदीप दीक्षित ये कहते रहे कि जब इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो बंदी होंगे, बिल्कुल लेकिन सही बात। अब उनके साथ सब खड़े दिखाई देते हैं। कांग्रेस जो है अब वो एक तरह से आप कहें कि साथ आ गई है। देखिए, इनके साथ आने का बस एक ही कारण है, राजनीतिक जमीन। अभी जिस जिस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता से ये इनको अंदाजा है कि अलग अलग अगर होकर लड़ेंगे दिल्ली में तो सीट बचाना मुश्किल है। सीट ही नहीं है, लेकिन जो कुछ इन्होंने सोच रखा वैसा होगा नहीं, 2014 हो चाहे 2019 हो। हाँ, गठबंधन किया है इन लोगों ने तो ये जरूर है कि दिल्ली में अब भाजपा के लिए संकट है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लिए 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है कि आप स्मूथ निकलिएगा। अब ये गठबंधन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस गठबंधन की वजह से वो 7 सीट हारने जा रहे हैं, चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब जैसे जब ये गठबंधन नहीं था तो एकदम आप कहें कि वॉक ओवर दे दिया गया था, यार ठीक है आप जीते। इस बार वो स्थिति नहीं है, इस बार फाइट होगी। तो ये दरअसल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जो आप ये कहें कि दरकार है, उसके कारण ये गठजोड़ हुआ है। बिल्कुल, आपने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया और इसी से रिलेटेड 2-3 मेरे और सवाल आते हैं, पर वो हमारे चुनावी विश्लेषण की तरफ जाएंगे, तो मैं आपसे वो अभी नहीं पूछूंगा। मैं आपसे तब पूछूंगा जब हम इसके चुनावी विश्लेषण की तरफ जाएंगे। आपने इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया, और शायद आपने जो एक बात बोली कि आपने जो चीज़ 2-3 चीज़ें बताई वो आम दर्शकों को शायद नहीं पता या उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, तो वो जो आपने बताई वो आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए ज़रूर एक अच्छा इंसाइट होगा समझने के लिए, और इन चीज़ों के बैकग्राउंड में क्या होता है उन चीज़ों को जानने के लिए। मैं आज आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा और उम्मीद करूँगा कि भविष्य में भी आपसे किसी न किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे बात हो सके और आपके व्यूज़ को हम जान सके और समझ सके। आज आपने समय दिया, आपने आपके व्यूज़ बताए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। जी, बहुत बहुत आभार राहुल जी, आपने अपने मंच पे हमें जगह दी। शुक्रिया। शुक्रिया।